फ्रेंड, इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ओएसएससी यानी कि ओडिशा के टीजीटी साइंस के फिजिक्स सॉल्यूशन। और ये पार्ट 3 है जिसमें क्वेश्चन नंबर 41 से 52 डिस्कस किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 41 जो कि एनसीईआरटी 14.9 का क्वेश्चन है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम विच टिक्स अ सेकंड। देखो, टिक्स अ सेकंड का मतलब ये है कि उसका जो टाइम पीरियड होगा वो रहेगा 2 सेकंड का और हमें उसकी लेंथ पता करनी है। तो टी इक्वल टू होता है 2π√L/g, या फिर टी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4π² L/g। हमें L फाइंड करना है, सो L विल बी इक्वल टू टी स्क्वायर इंटू में g अपॉन में 4π²। t की वैल्यू 2 का स्क्वायर, g की वैल्यू 9.8 ले लेते हैं, 4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 का स्क्वायर। तो जब आप इसको सोल्व करते हैं हमें मिलेगा 0.99 जो कि अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर के इक्वल होगा। तो इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 42, एस्टिमेट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। हमें गिवन है मास ऑफ 1 मोल ऑफ एयर इज 29 इंटू 10⁻³ kg। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में जो प्रेशर होता है वो होता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। 1 मोल ऑफ एयर हमें गिवन है 29 इंटू 10⁻³ kg। तो जो वॉल्यूम होगी एसटी पे मतलब 22.4 लीटर, उसको हम लिख सकते हैं 22.4 इंटू 10⁻³ ये सब हम क्यों कर रहे हैं? देखो, जो स्पीड होगी उसका फॉर्मूला होगा P अपॉन में डेंसिटी रो। तो यहाँ से हम पहले निकालेंगे डेंसिटी जो कि मास अपॉन वॉल्यूम के इक्वल होती है। मास कितना है 29 इंटू 10⁻³। वॉल्यूम एसटीपी पे 22.4 लीटर होती है, उसको मीटर क्यूब में चेंज करने के लिए हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं -3 की। तो ये आ जाएगी डेंसिटी 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो प्रेशर और डेंसिटी रखते हैं यहाँ पर। प्रेशर है 1.01 इंटू 10⁵ और डेंसिटी 1.29। तो उसको सोल्व करने पर हमें मिलेगा 280 मीटर पर सेकंड। देखो, न्यूटन ने जो फॉर्मूला दिया था वो दिया था P अपॉन रो, जबकि लाप्लास ने बाद में उसको करेक्ट किया था, यहाँ पर गामा अपॉन P रो लगा दिया था। और अकॉर्डिंग टू लाप्लास करेक्शन जो स्पीड आई थी वो आई थी 331.3 मीटर पर सेकंड, 331.3 मीटर पर सेकंड। लेकिन यहाँ पर जो कंडीशन मानी गई थी वो एडियाबैटिक कंडीशन मानी थी डेरिवेशन के लिए, और यहाँ पर आइसोथर्मल कंडीशन मानी थी। तो अगर आपको डायरेक्टली याद है कि जो फॉर्मूला न्यूटन्स ने दिया था उसके अकॉर्डिंग स्पीड थी 280 और जो लाप्लास ने फॉर्मूला दिया था वो थी 330 के आसपास, तो आप उसमें भी करेक्ट मार्क कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 43 है, टू स्ट्रिंग और बी, ये एग्जाम्पल 15.6 भी है। प्रोड्यूसिंग द आर स्लाइटली ट्यून प्रोड्यूस बीट ऑफ फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज, यानी कि जो बीट की फ्रीक्वेंसी वो हमें 5 हर्ट्ज गिवन है। द स्ट्रिंग बी इज स्लाइटली इंक्रीज, द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग इंक्रीज कर रहे हैं एंड द बीट फ्रीक्वेंसी इज डिक्रीज टू 3 हर्ट्ज। व्हाट इज द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ बी। अगर ए की 427 है तो हमें बताना है बी की कितनी फ्रीक्वेंसी होगी। तो देखो, जो बीट फ्रीक्वेंसी होगी, बीट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ ए माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ बी, ऐसे कर सकते हैं इसको हम। तो शुरू में जो बीट फ्रीक्वेंसी वो कितनी है 5, तो हम डिफरेंस लेंगे फ्रीक्वेंसी का। हमें ए की फ्रीक्वेंसी गिवन है 427, बी की निकालने तो मैंने इसको लिख लिया म्यू बी, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 म्यू बी माइनस म्यू ए भी लिख सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ बी माइनस 427। अगर हम यहाँ से फ्रीक्वेंसी ऑफ बी निकालें तो हो जाएगी 427 में से 5 जाएगा 422 हर्ट्ज, और यहाँ से फ्रीक्वेंसी ऑफ बी निकालें तो 427 और 5 यानी कि वो हो जाएगी 432। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि जो टेंशन है वो इंक्रीज की जा रही है, तो जो फ्रीक्वेंसी कम होगी हम उसको लेंगे 422 हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 44, इफ 10⁹ इलेक्ट्रॉन मूव्स आउट ऑफ बॉडी इन एवरी सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं वो है 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स। तो हमें बताना हाउ मच टाइम इट रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम ऑन अदर बॉडी। तो एग्जांपल 12.1 है, चैप्टर 1 एनसीईआरटी क्लास 12। तो पहले ये पता कर लेते हैं, यहाँ पर चार्ज दे रखा है 1 कूलम, तो आपने पढ़ा होगा Q इक्वल टू N ही होता है। तो एक कूलम में जो चार्ज आते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड कर लेते हैं, Q अपॉन में E। Q की वैल्यू 1 और E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19 होता है।
जब हम इसको सोल्व करते हैं आता है 6.25 इंटू 10 की पावर 18, यानी कि इतने इलेक्ट्रॉन हमें ट्रांसफर करने हैं। एक सेकेंड में 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। तो जो रिक्वायर्ड टाइम होगा वो हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन में एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने के लिए कितना समय लगा, यानी कि टाइम टेकन टू ट्रांसफर 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से मैं वो फाइंड कर सकता हूँ, मतलब गिवन है कि एक सेकेंड में 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। तो एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने में कितना टाइम लगेगा, 1/10 की पावर 9 सेकेंड का। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने में 1/10 की पावर 9 सेकेंड लग रहे हैं। अब देखो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6.25 इंटू 10 की पावर 18। ठीक है, और टाइम टेकन टू ट्रांसफर 1 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे मैं थोड़ा करेक्ट कर रहा हूँ। एक तो ये 18 होगा, ये होगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफॉर्मिंग इन 1 सेकेंड। यहाँ पर मैं 10 की पावर 9 से डिवाइड करना होगा, जो कि आएगा 6.25 इंटू 10 की पावर 18 माइनस 9, मतलब 18 में से 9 जाएगा तो यहाँ पर आ गया 9। लेकिन हमें ईयर्स में चाहिए और ये टाइम आया सेकंड में, तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं ईयर में। 6.25 इंटू 10 की पावर 9, सेकंड को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 365 दिन, 24 घंटे, 1 घंटे में 60 मिनट और उसमें 60 सेकंड। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे आएगा 198 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 45, हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर वेइंग 250 ग्राम। तो एग्जांपल 1.3 है। तो पहले वाटर की बात कर लेते हैं। वाटर मतलब H2। हाइड्रोजन में जो एटॉमिक मास होता है इसका एटॉमिक वो 1 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो आ जाएगा मोलिकुलर मास 18। दूसरा, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे टोटल, तो हाइड्रोजन में 2 और ऑक्सीजन में 6, तो 2 और 6 8, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन इसमें रहेंगे टोटल। सॉरी, यहाँ पर 8 आएगा और प्लस 2 मतलब 10। तो वेट हमें गिवन है 250 ग्राम। अब पहले ये पता कर लेते हैं कि 250 ग्राम में कितने नंबर ऑफ चार्ज कैरियर होंगे। 250 ग्राम में नंबर ऑफ मोल इन वाटर। सो 250 को हम डिवाइड कर देंगे मोलिकुलर मास से इंटू 6.02 इंटू 10 टू पावर 23। तो ये एवोगाड्रो नंबर है। इसको सोल्व करने पे जो नंबर ऑफ मोल्स आएंगे वो आएंगे 8.36 इंटू 10 की पावर 24। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 वाटर मॉलिक्यूल कितने हैं 10। तो इतने सारे मॉलिक्यूल नंबर ऑफ मोल है हमारे पास 8.36 इंटू 10 की पावर 24। तो जो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज जो भी आप कहें सेम ही होंगे। तो पॉजिटिव चार्ज की जो पॉजिटिव चार्ज होगा इट विल बी इक्वल टू Q इक्वल टू N ही होता है, तो Q इक्वल टू N इंटू में E। अब N टोटल कितना होगा, देखो 10 इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ मोल्स है 8.36 इंटू 10 की पावर 24 और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे E की, यानी कि 1.6 10 टू द पावर माइनस 19। तो जो Q पॉजिटिव आएगा वो आ जाएगा 1.338 इंटू 10 की पावर 7, जो कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा 1.34 इंटू 10 की पावर 7 कोलॉम्ब के। क्वेश्चन नंबर 46 है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोग्राम ड्यू टू अनदर स्फीयर ऑफ चार्ज -0.8 कोलॉम्ब इन एयर इज 0.2 न्यूटन। तो लेट 0.4 माइक्रोकोलॉम्ब है और ये -0.8 माइक्रोकोलॉम्ब है। तो जो फोर्स लग रही है ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज, यानी कि स्मॉल मान लेते हैं, तो इस पर ये जो फोर्स लगा रहा है ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इधर की तरफ फोर्स लग रही है 0.2 न्यूटन। तो पूछा है कि जो सेकंड स्फीयर है उस पर फोर्स कितनी लगेगी। तो देखो जितने भी जितने भी फोर्सेज होती हैं वो एक्शन रिएक्शन यानी कि न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करती हैं। तो अगर ये फोर्स 0.2 न्यूटन है तो इस वाले स्फीयर पे भी जो फोर्स लगेगी वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी और इतनी ही लगेगी 0.2 न्यूटन। तो आंसर होगा 0.2 न्यूटन। दूसरा आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो फोर्स है वो प्रोडक्ट और सेपरेशन पे डिपेंड करती है। तो दोनों के लिए जब फोर्स निकालोगे तो प्रोडक्ट भी सेम रहेगा और सेपरेशन भी सेम रहेगा, इसलिए आंसर भी सेम ही आएगा 0.2 न्यूटन।
क्वेश्चन नंबर 47 है, पॉइंट P इज लोकेटेड 9 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम पॉइंट चार्ज ऑफ 4 × 10⁻⁷ कूलम। तो मान लो यहाँ पर कोई चार्ज रखा हुआ है, मैग्नीट्यूड गिवन है 4 × 10⁻⁷ कूलम, और यहाँ से कोई पॉइंट P है जो कि 9 सेंटीमीटर दूरी पर है। ऑब्टेन द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज ऑफ 2 × 10⁻⁹। तो मान लो इन्फिनिटी पर कोई चार्ज है 2 × 10⁻⁹। जब ये इन्फिनिटी पर होगा तो इसको हम पोटेंशियल इन्फिनिटी पे 0 मानते हैं। तो अब ये मान लो इन्फिनिटी पर कोई पॉइंट है, इसको हम उठा करके P पॉइंट पर लिया है, तो बोला गया है कि वर्क डन कितना होगा। तो वर्क डन इक्वल होगा पोटेंशियल एनर्जी के, मतलब इन दोनों में जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, मान लो ये पॉइंट Q है, ये पॉइंट P है, तो इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी होगी उतना ही वर्क डन आपको करना पड़ेगा। तो K Q1 Q2/R ये होता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, K की वैल्यू 1/4πε0। Q1 Q2 कितना, तो ये 4 × 10⁻⁷ और ये है 2 × 10⁻⁹ इंटू में यहाँ पर कुछ नहीं, नीचे आएगा सेपरेशन बिटवीन दिस 2 पॉइंट जो कि 9 सेंटीमीटर है। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। अब देखो इसकी वैल्यू 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹। 4 × 2 मतलब 8 × 10⁻⁷ ये -9 ये और +2 नीचे से आएगा, 9 से 9 कैंसिल, तो 8 तो आएगा और वही आंसर ऑप्शन सी में है, 8 × 10⁻⁵। क्वेश्चन नंबर 48 में हमें पिकोफैराड 900 पिकोफैराड कैपेसिटर इज चार्ज एट 100 वोल्ट बैटरी, तो कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक उसमें स्टोर हो जाएगी। देखो जब C और V पता हो तो फॉर्मूला लगाओ पोटेंशियल एनर्जी का ½ CV²। U = 1/2 कैपेसिटेंस है 900 पिकोफैराड, पिको मतलब 10⁻12, वोल्टेज कितनी है V 10⁻2, तो 10⁻2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। अब 9 का आधा कितना होता है 4.5, तो ये तो बात श्योर है कि 4.5 वाला तो आंसर आएगा ही आएगा, तो ये टोटल आएगा 4.5 10⁻⁶ जूल, यानी कि ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 49, कोई स्टोरेज बैटरी है कार की जिसका EMF है 12 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.4, तो पूछा है कि मैक्सिमम करंट कितना निकाल सकते हैं। तो एक्सरसाइज का 3.1 है, NCERT क्लास 12 चैप्टर 3। देखो करंट का फॉर्मूला होता है E/R, तो यहाँ पर E कितने 12 वोल्ट और R इंटरनल रेजिस्टेंस यानी कि 0.4। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 120/4, तो ये कितना आ जाएगा 30 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 50, ये NCERT एक्सरसाइज का 3.9 है एक्सरसाइज का। तो इसमें ये एक फिगर गिवन है जिसमें कुछ रेजिस्टेंस 10 ओम के, कुछ 5 ओम के, और बताना कि BC में से कितना करंट जा रहा है। इसके अलावा इसी क्वेश्चन के 3 पार्ट है, 51 में AD के थ्रू करंट पूछा है और क्वेश्चन नंबर 52 में BD के करंट पूछा है। तो हम पूरे को एक साथ सॉल्व कर लेंगे, फिर तीनों क्वेश्चन हमारे एक साथ हो जाएंगे। तो देखो फिगर मैंने यहाँ पर अटैच किया हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें हम KVL अप्लाई करेंगे, KVL और KCL। KVL क्या होता है, देखो KCL मतलब किरचॉफ करंट लॉ। ये कहता है कि अगर मान लीजिए कोई भी जंक्शन पॉइंट है तो उस पर नेट इनकमिंग करंट नेट आउटगोइंग करंट के इक्वल होगा। KVL में जब किरचॉफ वोल्टेज लॉ, तो इसके अकॉर्डिंग किसी भी क्लोज लूप में जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस है उन सबका समेशन 0 आता है। तो इसी को अप्लाई कर लेते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं कि बैटरी से कुछ करंट निकल रहा है, लेट वो करंट है I। एक और चीज, बैटरी से जितना करंट निकल रहा है उतना ही वापस भी आएगा, तो यहाँ पर भी I ही होना चाहिए। अब लेट इस वाली जो ब्रांच है AB, लेट उसमें करंट जा रहा है I1। अब इसमें I करंट आ रहा है, I में से I1 इधर गया तो बचा कितना I - I1, तो वो किस में चले जाएगा AD में। अब इसको I - I1 को चलो अभी के लिए हम I2 लिख लेते हैं ताकि इक्वेशन सॉर्ट हो जाए। तो मैं उसको मान रहा हूं I2 यहाँ पर। अब लेट I1 था और इसमें से I3 चले गए नीचे यहाँ पर, तो ये I3 है। जब I3 यहाँ चले गए, I1 यहाँ था, तो इसमें यानी कि BC में कितना जाएगा I1 माइनस के I3। देखो I2 को हम I - I1 भी लिख सकते हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर आ रहा है I3 और यहाँ से आ रहा है I1, तो दोनों का सम होकर के इसमें जाएगा जो कि होगा I2 प्लस I3, और फिर से ये I1 माइनस I3 और ये I2 प्लस I3, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा
I1 प्लस I2, और I1 प्लस I2 हमने क्या माना था शुरू में, देखो I में से I1 ऊपर गया I2 नीचे, तो इसका मतलब एक इक्वेशन तो ये हमारे पास कि I बराबर है I1 प्लस I2 के। क्वेश्चन नंबर हमें 50 में फाइंड करना है BC में कितना करंट होगा। तो BC का जो करंट है, यानी कि टू फाइंड, मैं पहले यहाँ पर लिख देता हूँ, टू फाइंड करंट निकालना है BC में। इसके अलावा करंट AD ब्रांच में निकालना है, और क्वेश्चन नंबर 52 में BD ब्रांच में निकालना है। तो IBD। अब जो मैंने करंट एज्यूम कर रहे हैं BC में कितना करंट है, तो BC में करंट है I1 माइनस I3। तो I1 माइनस I3 की वैल्यू निकालनी है। AD में जो करंट है वो कितना है, AD में I2 निकालना है, और BD में मतलब I3, तो I3 फाइंड करना है। तो इसका मतलब I1, I2 और I3 हमें तीनों ही निकालने पड़ेंगे BC, AD और BD में करंट फाइंड करने के लिए। अब सबसे पहले हम KVL अप्लाई करेंगे, तो यहां से स्टार्ट करते हैं। अप्लाई किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन लूप ABDA में। ABDA मतलब ये पूरी एक क्लोज लूप रहेगी। तो देखो पहले कुछ पॉइंट में बता देता हूँ। जब मैं KVL अप्लाई करूंगा तो कोई इनिशियल पॉइंट हम सेलेक्ट करेंगे, और अकॉर्डिंग टू KVL समेशन ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, 0। V इक्वल टू कितना होता है, IR। तो देखो सबसे पहले मैं AB, और एक और चीज, अगर मैं करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो पोटेंशियल पॉजिटिव, करंट की अपोजिट डायरेक्शन में जाऊंगा तो पोटेंशियल नेगेटिव। तो KVL अप्लाई करते हैं ABDA में। तो सबसे पहले AB, यहाँ पर पोटेंशियल कितना हो जाए, V इक्वल टू IR मतलब 10 इंटू में I1। फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाओ 5 इंटू में I3। फिर यहाँ पर हम अपोजिट जा रहे हैं क्योंकि करंट नीचे आ रहा है, तो माइनस लिखेंगे और 5 I2, और ये सब होगी पोटेंशियल इसमें, इसको इक्वल रख देंगे 0 के। अगर आप इसी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दें तो हमें मिलेगा 2I1 प्लस के I3 माइनस के I2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब किसी दूसरी लूप में चलते हैं। अप्लाई KVL इन लूप BCDB में, BCDB यानी कि इस वाले लूप में। तो B से स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर I1 माइनस I3 है, उसकी 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो, और हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं इसलिए प्लस रहेगा, तो 5 इंटू में I1 माइनस I3। फिर उसके बाद देखो हमें जाना है इस तरफ, करंट आ रहा है ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे 10 इंटू में, यहाँ पर करंट कितना, I2 प्लस में I3, और फिर ऊपर जा रहा है तो यहाँ पर भी माइनस लगाना पड़ेगा, करंट नीचे आ रहा है, 5 इंटू में I3 इक्वल टू 0। टाइपिंग कर दे। फाइव से तो हमें मिलेगा 5I1 माइनस 10। डिवाइड करने से पहले इसको हम I1 और I2 और I3 एक साथ लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा 5I1 माइनस 10I2 और माइनस 20I3 इक्वल टू 0। देखो I3 यहाँ पर है 10 और यहाँ पर है 5 और यहाँ पर है 5, तो ये सब होकर के 20I3 आ जाएगा। अब इसको डिवाइड हम कर सकते हैं 5 से, तो हमें मिलेगा I1 माइनस 2I2 और माइनस 4I3 इक्वल टू कितना, 0। देखो हमें तीन चीज फाइंड करनी है, I1, I2 और I3। तो उसके लिए हमें तीन इक्वेशन भी बनानी होगी। तो अगली इक्वेशन हम बनाएंगे ADCEA में। तो यहाँ पर एक बीच में E और लगा देता हूँ मैं। तो अब इस लूप में मूव करेंगे कुछ इस तरह, ऐसे, ठीक है।
तो सबसे पहले ए से स्टार्ट करते हैं, तो ए डी है तो यहाँ पर 5i2 आएगा। फिर इसके बाद डी सी में तो ये हो जाएगा 10i2 प्लस i3। फिर अब देखो जब हम यहाँ से इधर आ रहे हैं तो ये देखो कि जो सेल आपको मिल रहा है उसका पहला टर्मिनल कैसा है, नेगेटिव, तो इसलिए मैं यहाँ पर -10 लिखूंगा। तो 10 वोल्ट ये बैटरी का है। फिर उसके बाद रेजिस्टेंस और इसी की डायरेक्शन में हम जा रहे हैं तो प्लस के 10 और यहाँ पर करंट कितना है I, तो इक्वल टू 0। अब इसमें भी I1 I2 और I2 और I3 है ना, उनको एक साथ लिख लेते हैं। तो हमें मिलेगा 10। सबसे पहले एक और चीज देखो, I किसके बराबर है, I1 प्लस I2। तो मैं यहाँ पर I की जगह पहले रिप्लेस कर देता हूँ। ये 5i2 प्लस 10i2 I2 प्लस I3 -10 प्लस 10 और I की जगह पर हम लिखेंगे I1 प्लस I2 इक्वल टू कितना, 0। अब I1 कितने हो जाएंगे यहाँ पर टोटल, तो सिर्फ I1 यहाँ पर तो 10i1, I2 5i2 और 10i2 और 10i2, तो ये टोटल हो जाएगा 25i2। और I3 कितना है, तो यहाँ पर 10i3 प्लस के 10i3 और जो -10 है इसको हम इस तरफ ले जा रहे हैं तो हो जाएगा +10। अब इसी को फर्दर अगर हम 5 से डिवाइड करें तो हमें मिलेगा 2i1 प्लस 5i2 प्लस 2i3 इक्वल टू 2। देखो फिजिक्स जो हमने यूज करनी थी वो हमने यूज कर ली है। इसके बाद हमें खाली मैथमेटिक्स इस्तेमाल करनी है I1 I2 और I3 की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो अब मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि लेट ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, लेट ये सेकंड इक्वेशन और ये थर्ड इक्वेशन। तो इक्वेशन फर्स्ट में से यहाँ से पहले मैं I3 की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो देखो इसी को मैं I3 के टर्म में लिखूँ फ्रॉम इक्वेशन 1। मतलब हमारा टारगेट है I1 I2 और I3 निकालने का। तो हम पहले दो इक्वेशन ऐसी बनाएंगे जिसमें सिर्फ दो ही वेरिएबल हो। जैसे इसमें 3 वेरिएबल I1 I2 I3, तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से I3 की वैल्यू लिख लेता हूँ। I3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, I2 -2I1। तो देखो ये इधर जाएगा और -2I1, ये I3 की वैल्यू आ गई है। अब इस I3 की वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में यानी कि यहाँ पर पुट कर लेते हैं जो हमारे पास है I1 -I2 -4I3। तो पुट वैल्यू ऑफ I3 इन इक्वेशन 2। तो उससे फायदा क्या होगा, जो सेकंड इक्वेशन है उसमें I3 ना होकर के सिर्फ I1 और I2 रहेगा। तो अब वैल्यू पुट करते हैं I3 की वैल्यू। तो पहले क्या, I1 -2I2 -4, I3 की जगह पर मैं लिख रहा हूँ I2 -2I1 और इक्वल टू कितना है, 0। तो यहाँ से I1 और I2 के टर्म में ये इक्वेशन आ गई है। तो यहाँ पर I1 कितना है, 4 दूनी 8 ये और एक ये, तो माइनस माइनस प्लस यानी कि 9I1 और माइनस के 6I2। तो इससे फायदा ये होगा कि हमें I1 और I2 में रिलेशन मिल जाएगा। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ I1 की वैल्यू 6/9 आ जाएगी ऑफ I2, या मैं लिख सकता हूँ I1 की वैल्यू 2/3 ऑफ I2। तो जब मैं I2 की वैल्यू निकाल पाऊंगा तो I1 की भी इजीली निकल जाएगी। अब देखो हमारे पास क्या, I3 बराबर है I2 -2I1 के। तो I3 की वैल्यू भी निकाल लेते हैं हम I2 के टर्म में। तो I3 यहाँ से मैं बता रहा हूँ I3 बराबर किसके है, I2 -2I1। तो I3 की वैल्यू आ जाएगी, I1 की वैल्यू पुट करें हम यहाँ पर 2/3I3। तो देखो क्योंकि इक्वेशन काफी लंबी हो जाएगी तो थोड़ी सी मैथमेटिक्स में डायरेक्ट कर रहा हूँ। जब I2 यहाँ पर 2I1 की जगह पर हम लिखेंगे 2/3 ऑफ I2, तो जो I3 आएगा वो आ जाएगा -I2/3। अब I1 और I3 दोनों की वैल्यू I2 के टर्म में मिल गई हमें। तो इक्वेशन 3 में इसको पुट कर लेते हैं I1 और I3 की वैल्यू, ताकि I2 को हम फाइंड कर सकें। सो
पुट वैल्यू ऑफ I1 एंड I3 इन इक्वेशन 3। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे 2I1 प्लस I2 प्लस 2I3 है, तो I2 को एज इट इज रहने देंगे, I1 और I3 की वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी 2 इंटू I1 की वैल्यू कितनी है 2/3 I2, फिर उसके बाद प्लस 5I2, फिर उसके बाद 2 इंटू I3 की वैल्यू हम पुट करेंगे माइनस के I2/3, और ये पूरा किसके बराबर चल रहा है 0 के। अब देखो यहीं से हम I2 के लिए इसको सोल्व करेंगे, तो जब इधर इक्वल टू 2 है ना, तो इधर इक्वल टू 2 लिखेंगे। अब I2 के लिए जब आप इसको सोल्व करेंगे तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ I2 की जो वैल्यू आएगी इट विल बी इक्वल टू 6/17। आप इसको सोल्व करके देखना, I2 की वैल्यू आएगी 6/17। जब I2 की वैल्यू 6/17 आ गई है तो यहाँ से देखो I1 की वैल्यू कितनी आएगी, तो यहाँ पर I1 पहले निकाल लेते हैं। I1 विल बी इक्वल टू 2/3, I2 की वैल्यू पुट कर लीजिए जो कि आई है 6/17, तो यहाँ पर ये 2 आ जाएगा, तो I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/17। I1 की वैल्यू पता चल गई, और हमारे पास I3 बराबर है माइनस के I2/3, तो I3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से I2 की वैल्यू कितनी है 6/17, तो I3 की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 2/17। तो देखो हमारे पास I1, I2 और I3 तीनों की वैल्यू आ गई है। अब BC में जो करंट होगा वो I1 माइनस I3 होगा। I1 कितना है I3 माइनस 2/17, तो माइनस माइनस प्लस होकर के ये आएगा 6/17। फिर जो AD में से करंट फ्लो करेगा वो I2 के इक्वल होगा, और I2 की वैल्यू कितनी है 6/17। फिर I3 यानी कि वही करंट जो BD में से फ्लो करेगा, I3 की वैल्यू कितनी निकाली हमने माइनस के 2/17 एम्पियर। तो इतने क्वेश्चन सोल्व करके हमने 3 क्वेश्चन सोल्व करे हैं। क्वेश्चन नंबर 50 जिसमें पूछा था करंट थ्रू BC, तो BC में से करंट कितना है हमारा, BC में से है 6/17। फिर पूछा था AD में करंट, तो AD में कितना है 6/17, और फिर पूछा था BD में करंट, तो वो आएगा माइनस के 2/17। माइनस का साइन का मतलब सिर्फ इतना है कि BD में जो करंट फ्लो कर रहा है वो हमने नीचे की तरफ माना है, माइनस का मतलब है कि वो करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा होगा। इसके बाकी ये जो क्वेश्चन होंगे वो हम पार्ट 4 में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।